हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 1 मार्च 2020 के बाद अगर किसी बच्चे के माता पिता में से दोनों की या किसी एक की मृत्यु हुई है तो ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा 2500 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। इसमें अधिकतम 2 बच्चों को लाभ दिया जाता है 23 साल की उम्र तक या उनके स्नातक होने तक। इस योजना का नाम बाल सेवा योजना है और इसमें कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, कुछ गार्जियंस पूछ रहे हैं कि जो इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है उसमें कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है, उसमें दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। तो जो आज की वीडियो है मैं इसी चीज़ को लेकर बनाई है। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ भरनी होती है फॉर्म में। लेकिन उस फॉर्म को जो मैं बताऊंगा भरने से पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। उस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो मैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताऊंगा वो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आप उस वीडियो को थोड़ा सुन लीजिए पहले और फिर हम इसको मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम अब इस फॉर्म को कैसे कैसे भरते हैं आइए देखते हैं। देखिए यह 4 पेज का फॉर्म होता है। इसमें सबसे पहले हम कोने पर जाएंगे और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ कोने पर बच्चे के साथ फ़ोटो लगेगा। देखिए अगर बच्चा 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो बच्चा यहाँ खुद आवेदक होगा और आवेदक होने की दशा में वह इसमें यहाँ फ़ोटो अपना लगाएगा। अगर 18 साल से नीचे उम्र का बच्चा है तो बच्चा अपने जीवित माता या पिता के साथ इसमें जॉइंट फ़ोटो लगाएगा। और अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उस दशा में कोई संरक्षक घोषित किया गया है, उसका दादा, उसकी दादी या कोई चाचा, उसका जो निकटतम परिजन है वह संरक्षक घोषित किया गया है, उसके साथ बच्चे का यहाँ जॉइंट फ़ोटो लगेगा। यहाँ कोई हस्ताक्षर वगैरह नहीं होता, केवल फ़ोटो ही यहाँ चस्पा किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आवेदक का नाम। दोस्तों इसमें अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो हमेशा यहाँ आवेदक में बच्चा अपना खुद नाम लिखेगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा खुद आवेदक होता है और उस पर क्या संबंध है, आवेदक का नाम बच्चा अपना लिखेगा और वह यहाँ इसमें जो स्वयं है, स्वयं के सामने बच्चा यहाँ टिक लगाएगा। और अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उस दशा में जो बच्चे का जीवित माता पिता है वह यहाँ अपना नाम भरेगा। माता पिता अपना जो जीवित है वो नाम भरेगा और फिर यहाँ क्या संबंध है उसमें, अगर माता जीवित है तो माता के सामने माता निशान लगाएगी और पिता अगर जीवित है तो पिता के सामने यहाँ लगाया जाएगा निशान। और अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उस दशा में कोई संरक्षक घोषित किया गया है, उसका दादा दादी चाचा ताऊ जो भी किया गया है, 18 साल से कम उम्र होने की दशा में वह संरक्षक अपना यहाँ नाम लिखेगा। वह खुद आवेदक होगा संरक्षक और इसमें क्या संबंध है में संरक्षक के सामने निशान लगाया जाएगा। फिर बच्चे का नाम वगैरह ये इसमें आसान चीज़ें ये भरी जा सकती है आराम से। 5वें नंबर से 11 नंबर तक भी आप इसमें खुद भर लीजिए। नंबर पे उसमें यहाँ बच्चा अपने जीवित माता पिता के बारे में विवरण देगा और जीवित माता पिता का यहाँ बच्चा आवेदक के रूप में नाम लिखेगा। यहाँ अपनी माता का, जीवित माता का, जीवित पिता का और पूर्ण पता भर देगा। और संरक्षक का बच्चे के साथ क्या संबंध है वह है, अगर माता का नाम ऊपर लिखता है अपनी तो यहाँ माँ माता लिख देगा और अगर पिता का विवरण बच्चा भरता है तो पिता लिख देगा। और अगर कोई संरक्षक है बच्चे का, दादा दादी और उसके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो वह बच्चा यहाँ अपने दादा दादी का, अपने संरक्षक का नाम लिखेगा और उसके साथ संबंध लिख देगा कि चाचा का संबंध है, दादा का, दादी का, किस तरीके का वो लिख देगा। और अगर बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा, बच्चा आवेदक नहीं है, उसके माता पिता, जीवित माता पिता या संरक्षक इसमें आवेदक है तो वह माता पिता या संरक्षक इसमें अपना विवरण भर देंगे। अगर पिता आवेदक है तो पिता अपना विवरण भरेगा, यहाँ बच्चे के साथ पिता अपना संबंध लिख देगा। अगर माता आवेदक है, माता अपना नाम लिखेगी और बच्चे के साथ अपना संबंध लिख देगी। अगर उसका संरक्षक उसका दादा वगैरह है, चाचा वगैरह है तो वह अपना यहाँ नाम पता लिखेगा और बच्चे के साथ संबंध लिख देगा। ये 12वां 13वां नंबर का कॉलम खास है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें हमेशा हाँ ही आएगा क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का निवासी होता है, मूल निवासी, वही इसको आवेदन को करता है और यहाँ इसमें हाँ ही आएगा। नहीं मैं तो आवेदक फॉर्म ही नहीं भर सकता, तो हमेशा यहाँ हाँ आता है। फिर इसमें स्थायी पता और वर्तमान पता में दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से भरना होगा। स्थायी पता और वर्तमान पता पूरी डिटेल के साथ भरा जाए और इसमें कुछ भी अधूरा न रहे, पता में स्पष्ट पता हो, डिटेल से हो। क्योंकि जब आवेदक फॉर्म भर देता है उसके बाद में उसका सत्यापन होता है
और सत्यापन करने कुछ अधिकारी घर आएंगे, देखेंगे कि फॉर्म में कुछ गलत तो नहीं है, फॉर्म कहीं अधूरे साक्ष्य तो नहीं फॉर्म में लगे। तो अगर गलत पता भरा होता है तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें सही बिल्कुल स्पष्ट पता भरा जाना चाहिए। फिर आगे भी बार बार सत्यापन होता है। जब फॉर्म एक बार स्वीकार हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी प्रत्येक वर्ष और बीच बीच में सत्यापन होता रहता है। कहीं बच्चा अपात्र न हो गया हो, अपात्र होने की दशा में उसका पैसा आना बंद हो जाता है। अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ दी बच्चे ने तो अपात्र हो जाएगा। बच्चे के माता पिता ने शादी कर ली तो अपात्र हो जाएगा। तो ऐसी दशा में उसका सत्यापन कराया जाता है विभाग की तरफ से। तो यहाँ पता बिल्कुल सही भरा जाना चाहिए ताकि विभाग के कर्मचारी उस पते पर आकर बच्चे का सत्यापन कर ले। तो पते में भरने में बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। 17 नंबर कॉलम, अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो उस दशा में आय से छूट दी जाती है इस फॉर्म में, और फिर यहाँ लागू नहीं पर निशान लगा देना होगा। अगर बच्चे के माता पिता दोनों मृत्यु हो गई है उनकी, और अगर मृत्यु नहीं हुई है, बच्चे के माता पिता में से कोई एक जीवित है, एक की मृत्यु हुई है, तो फिर आय सीमा लागू होती है ऐसे बच्चों पर। 3 लाख से कम की आय सीमा होनी चाहिए, और फिर यहाँ आय प्रमाण पत्र भी लगेगा और उसमें यहाँ पर निशान लगा दिया जाएगा। दोस्तों इसमें 18वां कॉलम सामान्य, इसको भर दिया जाएगा। हाँ, 19वें नंबर में आवेदक अगर बच्चा है या उसके माता पिता कोई आवेदक है, यहाँ सही नंबर भरना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर का सही होना जरूरी है। परमानेंट नंबर हो, स्थायी नंबर हो, क्योंकि विभाग के जब कर्मचारी आते हैं या कोई सत्यापन करता अधिकारी आता है आवेदन को देखने के लिए कि पात्र है या अपात्र आवेदन है, गलत फॉर्म तो नहीं है, या बाद में जो सत्यापन होता है, तो फ़ोन नंबर पर संपर्क किया जाता है बच्चे के परिवार से या बच्चे से। तो ये मोबाइल नंबर बिल्कुल स्थायी हो, कोई ऐसा नंबर ना हो जो लगातार बदला जाता हो, परमानेंट हो, घर के ही सदस्य का नंबर हो। इसको नंबर को बिल्कुल सही तरीके से भरना है। यह नंबर सही होना चाहिए, स्पष्ट और स्थायी नंबर। फिर इसमें 21वां कॉलम है, इसको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। अगर बच्चा 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो बच्चा इसमें खुद अपना अकाउंट नंबर की डिटेल देगा। यहाँ अपना नाम भरेगा बच्चा, और अपना बच्चे से संबंध में स्वयं लिख देगा बच्चा। इसमें यहाँ स्वयं लिख देगा, बच्चे से बच्चे का संबंध स्वयं का हो गया। अपना खाता संख्या, बैंक वगैरह, नाम, शाखा वगैरह, आईएफएससी कोड बिल्कुल स्पष्ट रूप से भर देगा। आईएफएससी कोड को भरने में थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, कभी कोई गलत न हो जाए डाटा, फिर उसका पैसा वगैरह आने में दिक्कत होती है अगर डिटेल गलत हो जाती है। अच्छा, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है दोस्तों, उस दशा में जो बच्चे के जीवित माता पिता है वह अपना यहाँ विवरण देंगे। जैसे बच्चे की जीवित माता है तो वह अपना नाम लिख देगी यहाँ, और इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बच्चे का नाम नहीं भरा जा रहा है, उसकी माँ का नाम भरा जा रहा है, तो इसको यहाँ कट कर दिया जाएगा। अब बच्चे की माता अपना नाम भर देगी, बच्चे से संबंध में वह यहाँ अपना माँ लिख देगी, खाता संख्या लिख देगी, बैंक वगैरह भर देगी डिटेल। पिता अगर जीवित है तो वह अपनी डिटेल भरेगा। और फिर अगर दोनों नहीं है, कोई संरक्षक है, बच्चा घोषित किया गया है, तो संरक्षक इसमें अपना नाम वगैरह भर देगा, इसको यहाँ कट कर देगा। और बच्चे से संबंध में जो उसका संबंध है, दादा दादी का, चाचा का, ताऊ का, जो भी संबंध होगा निकटतम, वह भर देगा और ये सारी डिटेल भर देगा। दोस्तों अगर 0 से 18 साल की उम्र का बच्चा है तो इसमें यहाँ पहले नंबर पर निशान लगाया जाएगा और बाकी को क्रॉस कर दिया जाएगा। और बच्चा अगर 18 से 23 साल की उम्र का है तो फिर इसमें यहाँ दूसरे नंबर पर टिक लगाया जाएगा और क्रॉस कर दिया जाएगा। तीसरा जो कॉलम है इसे छोड़ देना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो ये हमारा आवेदन है इसमें पहली और दूसरी श्रेणी से ही मतलब है। ये दो श्रेणी और है इसमें, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हमें बाद में बात करेंगे। ये सामान्य अनुदेश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़े, आवेदन करते समय जब जमा कराएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाए जाएंगे। बैंक पासबुक की छाया प्रति, जो हम इसमें अकाउंट डिटेल दे रहे हैं उसकी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी इसमें आपको उसकी लगानी होगी, फ़ोटोकॉपी साथ में। फिर इसमें जो फ़ोटो पहचान पत्र, जो हमारे जीवित माता है, जीवित पिता है, या जो संरक्षक है हमारा, संरक्षक घोषित किया गया हो, उसमें से तीनों में से किसी एक का जो यहाँ फ़ोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, इसमें उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। फिर विधिक रूप से गोद लेने का इसमें मतलब है दोस्तों, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गोद लिए होते हैं, किसी ने गोद लिया होता है किसी बच्चे को, और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है उस बच्चे के गोद लेने के बाद, उसके जो माँ बाप है, तो फिर उस दशा में ऐसे बच्चे गोद जो लिए गए हैं उनको भी योजना का लाभ मिलता है। तो ऐसी दशा में जो गोदनामा की फ़ोटो यहाँ कॉपी लगेगी।
फोटोकॉपी है वो इसमें यहाँ लगेगा। माता पिता मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई है तो यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाता है। फिर आय प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म में नहीं लगेगा। और अगर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है तो फिर आय प्रमाण पत्र लगता है। 3 लाख से ज़्यादा का आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता, 3 लाख से कम की आय सीमा होनी चाहिए। और उस दशा में आय प्रमाण पत्र यहाँ ऑनलाइन जनरेटेड जो होता है वह इसमें लगाया जाता है। फिर इसमें बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, यानी यहाँ बच्चे का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। और फिर शिक्षक संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र। दोस्तों यह जो फॉर्म होता है इसमें अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई अनिवार्य है। अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है तो ही वह पात्र माना जाएगा। तो उसकी पात्रता का कैसे पता चलेगा, तो उस संबंध में बच्चा जिस क्लास में जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका हेड मास्टर या प्रिंसिपल एक सादे पेपर पर या वहाँ के स्कूल की जो लेटर पैड है वगैरह पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, उसका पूरा पता, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, उसका अनुक्रमांक, उसका एसआर नंबर वगैरह, और स्कूल का नाम, पता, स्कूल का यूडैश कोड वगैरह सारा कुछ डिटेल भरेगा। और फिर नीचे जो स्कूल का जो हेड मास्टर टीचर है वह अपना साइन वगैरह कर देगा, मोहर लगा देगा स्कूल की। और वो जो ओरिजिनल एक प्रमाण पत्र होगा स्कूल का हेड मास्टर देगा, प्रिंसिपल देगा, वह इस फॉर्म के साथ लगाया जाएगा। इसमें मूल कॉपी लगनी है, और बाकी में तो सब में फोटो कॉपी लग जाती है, लेकिन ये मूल प्रति लगाई जाएगी बच्चे द्वारा। निवासी होने का प्रमाण पत्र। दोस्तों बहुत बार इसमें कुछ जो बच्चे होते हैं निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगाते, आधार कार्ड को ही निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान लेते हैं। लेकिन मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप इसमें उस बच्चे का निवास प्रमाण पत्र भी जरूर लगाइए, ताकि कोई फॉर्म में कमी ना रहे। फिर रिजेक्ट वगैरह अगर हो जाता है, दिक्कत आती है, तो इसमें ऑनलाइन जो जनरेटेड कंप्यूटर वाला निवास प्रमाण पत्र होता है, बच्चे को यहाँ हमेशा अपना ही निवास प्रमाण पत्र साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी चाहिए। इसके बाद आवेदक अगर बच्चा खुद है वह अपना ऊपर हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम वगैरह लिख देगा और पूरा पता इसमें भर देगा। अगर बच्चा 18 साल से कम का है और उसके माता पिता, जीवित माता पिता कोई संरक्षक घोषित किया गया है, वह आवेदक है, तो वह अपना ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, अपना पता वगैरह भर देगा। यहाँ बच्चे के माता पिता, उसके दादा दादी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वह अपने यहाँ अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब घोषणा पत्र, दोस्तों बेहद ज़रूरी है ये, इसको आप ध्यान से देखें। इसको जो आवेदक होता है वह खुद इसको भरता है और नीचे अपना वह शपथकर्ता के रूप में अपना हस्ताक्षर भी करता है, अपना नाम पता भी भरता है। अब मानकर चलिए मोहन एक बच्चा है, वह आवेदक है, खुद वह आवेदन कर रहा है, 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है मोहन, और वह खुद इसमें जब घोषणा करेगा तो लिखेगा मोहन पुत्र, मोहन का पिता रामेश्वर है, यहाँ रामेश्वर भर देगा। और रामेश्वर उसका जीवित पिता है तो यहाँ इसमें मृतक पर निशान लगाएगा, यानी जीवित पिता है उसका रामेश्वर, और यहाँ इसको पुत्री को और पत्नी को यहाँ काट देगा मोहन पुत्र रामेश्वर। फिर इसमें आगे यहाँ ये छोड़ देगा खाली, यहाँ स्थायी पता भर देगा अपना, अपने पिता का पता, यहाँ वर्तमान पता सही तरीके से भर दिया जाएगा। फिर बालक, मोहन चूँकि बालक है, यहाँ मोहन, और चूँकि मोहन खुद इसको घोषणा कर रहा है तो मोहन बालक मोहन मैं स्वयं हूँ, इस तरीके से जो इसमें लागू नहीं है वो इसमें काट दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से एक सेंटेंस बनना चाहिए जो समझ में आ जाए, बालक मोहन मैं स्वयं हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से लिखना है, आप इसमें कुछ अक्सर घटा या बढ़ा भी सकते हैं, जैसे से या का कुछ बढ़ा दे तो अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको समझाया, अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसमें इस तरीके से लिख दीजिए इसको। फिर बच्चे की उम्र, बच्चा मोहन अपनी उम्र लिख देगा, जन्म स्थान लिख देगा, और नीचे अपना हस्ताक्षर करके अपना नाम व पता इसमें लिख देगा। अब दोस्तों इसमें अगर मोहन अपनी माँ का विवरण भरना चाहता है तो माँ का भी भर सकता है। मानकर चलिए माँ उसकी कमला मृतक है तो उसमें मोहन पुत्र कमला, यहाँ मृतक पर यहाँ जीवित पर कट हो जाएगा, यानी उसकी जो कमला है मृतक है माँ, और फिर उसमें स्थायी पता वगैरह इसमें वर्तमान पता भर के इस तरीके से इसको कर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। मानकर चलिए दोस्तों कमला उसकी माता है और वह बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, तो कमला खुद आवेदक होगी, तो कमला को अब घोषणा खुद भरनी होगी। तो कमला, और वह किसकी पत्नी है, वह रामेश्वर की पत्नी है, और रामेश्वर मृतक हो चुके हैं, तो कमला पत्नी, इस पर जो लागू नहीं है इस पर कट कर दिया जाएगा, पत्नी रामेश्वर। और इसमें फिर यहाँ स्थायी पता वर्तमान पता भर के, फिर मोहन उसका पुत्र है जिसको लाभ मिलना है, बच्चा है, तो बालक मोहन से मेरा माता का संबंध है। देखो तो एक स्पष्ट वाक्य बन गया।
कमला कह रही है कि बालक मोहन से मेरा माता का संबंध है। तो दोस्तों इस तरीके से एक स्पष्ट वाक्य बनाना होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको कोई कुछ काट छाट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है। आप अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसमें जन्म तिथि वगैरह भर के यहाँ कमला अपना नाम लिखेगी, हस्ताक्षर करेगी। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो अंगूठा भी लगा सकती है और नाम पता इसमें भर देगी। एक दोस्तों अगर रामेश्वर भरना चाहता है फार्म तो रामेश्वर इसमें लिखेगा रामेश्वर। और रामेश्वर किस का मोहन का पिता है, जीवित पिता है रामेश्वर। रामेश्वर किसका पुत्र है, दीनदयाल का पुत्र है, यानी मोहन का बाबा है दीनदयाल, तो रामेश्वर पुत्र दीनदयाल। फिर इसमें इस तरीके से भर दिया जाएगा मोहन से पिता का संबंध है। दोस्तों इस तरीके से अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई वो होता है इसमें दादा है, दादी है, कुछ इसमें आवेदक है, तो इसमें यहाँ उसको फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पुत्र भतीजा वगैरह इस टाइप में कुछ चीज़ नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ सकते हैं चीज़ें। जैसे यहाँ सपुत्र प्रपोत्र वगैरह कुछ ऐसा लिखना हो तो आप अपनी तरफ से छूट है, आप इसको लिख सकते हैं। आपको घोषणा इस तरीके से बनानी होगी कि समझ में आ जाए, जहाँ आप जमा करेंगे फार्म वहाँ प्रोबेशन विभाग में जमा करेंगे उनको समझ में आ जाए, सत्यापनकर्ता जो अधिकारी होते हैं उनकी समझ में आ जाए, तो अपनी तरफ से आप इसमें कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं। कोई कॉलम वगैरह अगर कुछ करना हो तो कर सकते हैं। इतना करने के बाद एक नीचे आता है सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। ये आपको छोड़ देना है, ये जो फॉर्म भर रहे हैं आपको नहीं भरना होगा। ये काम बीडीओ और एसडीएम लेवल का है। आपको फॉर्म जमा करा देना होगा प्रोबेशन विभाग। प्रोबेशन विभाग फिर जो आपने फॉर्म भरा उसमें तथ्य सही है गलत है इसकी जांच कराएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो फॉर्म होते हैं उनकी जांच खंड विकास अधिकारी करते हैं, और शहरी क्षेत्र के जो फॉर्म होते हैं उनकी जांच उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम करते हैं। तो उन लोगों का काम होता है वो करेंगे। उप जिलाधिकारी पटवारी से कराएंगे सत्यापन, और बीडीओ कराएंगे सेक्रेटरी से। तो उनका काम है, वो सब इस काम को करेंगे, ये आवेदक को नहीं करना है। और इतना होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट और ये जो फॉर्म भरा हुआ है ये प्रोबेशन कार्यालय में जमा करा देना होगा। हर विभाग, हर जनपद का प्रोबेशन कार्यालय जहाँ भी होगा वहाँ जमा होगा। आपको पता कर लेना होगा कि प्रोबेशन विभाग जनपद में कहाँ है, वहाँ जाकर फॉर्म जमा कर दे। और एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जहाँ जो बच्चा जिस जनपद का है, जहाँ का उसका आधार कार्ड है, उसी ज़िले में बच्चा अपना फॉर्म भरेगा। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में वह अपना फॉर्म नहीं भर सकता। ऐसा नहीं कि वह अपना उसका मामा नाना किसी दूसरे जनपद में है और वह अपना फॉर्म वहाँ भर दे, नहीं। जिस जनपद का बच्चा है, जहाँ का उसका आधार कार्ड है, उसी जनपद में वह भरेगा और वहीं कार्यालय में उसको जमा करेगा। रसीद जरूर प्राप्त कर ले। फॉर्म जहाँ जमा कराना हो प्रोबेशन कार्यालय में, वहाँ से रसीद जरूर ले ले, ताकि आपके पास एक सबूत हो जाए कि हमने आवेदन उस स्थिति में प्रोबेशन कार्यालय में जमा कराया था। जैसे जनपद शामली का मैंने पता लिखा है, हमारे यहाँ जनपद शामली में ट्रांजिट हॉस्टल बनत में जमा होते हैं फॉर्म, इसी तरह हर जनपद में दोस्तों ये होता है। और दोस्तों अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो ये मेरा नाम, पता और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर चैटिंग के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। कोई जानकारी हो तो मैं ज़रूर दूंगा ताकि आपको लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों।